कि उस समय गुप्तों के अलावा भारतवर्ष में लिच्छवी जो साम्राज्य थे उनके दो क्षेत्र थे, एक तो वैशाली और एक नेपाल। नेपाल और वैशाली के अंदर लिच्छवी राजाओं का राज था। जब चंद्रगुप्त राजा बना तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने सोचा कि अगर मैं लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर लेता हूं तो एक तो उस कुल की आ जाएगी रानी, दूसरा लिच्छवी उस समय सक्षम थे। उसने कहा ऑटोमेटिक अगर मैं, क्योंकि लिच्छवी राजा के केवल एक ही कन्या थी, तो कहते हैं चंद्रगुप्त ने ये बात लिच्छवियों के सामने रखी कि मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं। तो लिच्छवियों ने उसके सामने शर्त रखी कि शादी तो तेरी हम अपनी पुत्री से कर देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करोगे कि जब भी तुम्हारी जो भी संतान होगी उनमें मेरी पुत्री से जो भी लड़का होगा वही राजा बनेगा। लिच्छवी दोहित्रम मतलब मेरी लड़की से, यानी लिच्छवी राजकुमारी के जो भी लड़का होगा वो ही गुप्त राजा बनेगा। कहते हैं जब इस शर्त को है चंद्रगुप्त ने मान लिया और लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने 3-4 प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार। तो उन्होंने सिक्कों के एक और उत्कीर्ण था लिच्छवाई। इससे हम ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्र थे। चंद्रगुप्त के इतिहासकार कहते हैं कई पुत्र थे। चंद्रगुप्त कहते पूत के पग पालने में दिखने लगता है। चंद्रगुप्त प्रथम की जब राजा थे उस समय उनका एक पुत्र था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये कौन सा पुत्र था? ये कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी ना, कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की संतान थी जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ये इन दोनों का बेटा था। इससे शादी करते वक्त ये शर्त मानी थी कि हमारे से जो भी पुत्र होगा वो राजा बनेगा। और ये था भी बड़ा तेज, जन्म से ही बहुत ही छोटे। इनके पिता है कई उनके राज्य में जहां भी विद्रोह होता वहां भेजता, तो कहते हैं वहां पर ये है जाकर के उसको पता करता और उस विद्रोह को आसानी से दबा देता था। तो इसके अंदर राजा बनने के गुण हैं शुरू से दिखने लगे। तो कहते हैं इनके पिता ने एक बार है दरबार का आयोजन किया और दरबार के आयोजन करके उस दरबार में इन्होंने बकायदा घोषणा की चंद्रगुप्त प्रथम ने कि मेरे बाद मेरी राज सत्ता का शासन है, मेरा पुत्र है समुद्रगुप्त है, मेरे बाद राजा बनेगा। तो कहते हैं ये जब समाचार जब सभासदों ने सुने तो ज्यादातर खुश हुए, लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो उनसे जलते थे। तो उन्होंने कहा कि यार चंद्रगुप्त के जो बड़े बेटे थे उन्होंने कहा कि यार हम हैं समुद्रगुप्त से बड़े हैं, नियम तो ये है कि राजा का बड़ा लड़का राजा बनता है, लेकिन पिताजी ने तो है ये समुद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो कहते हैं समुद्रगुप्त का एक भाई था जिसका नाम था कांचा। क्या नाम था? कांचा। इससे इस बाकी भाइयों ने मिलकर के कांचा सबसे बड़ा था। समुद्रगुप्त के भाइयों में सबसे बड़ा था कांचा। बाकी भाइयों ने मिलकर कहा कि हम तुम्हारे साथ है कांचा भैया, और तुम है समुद्रगुप्त को गद्दी से हटाओ। ये तो कहते हैं जब समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने राजा बनाया था ना, तो राजा बनाते समय जिस समय वो पढ़ रहा था कि आज के बाद तुम ही सच्चे आर्य हो, अपने पुत्र को कह रहा है, सभा के अंदर घोषणा कर रहा है ना बेटे के राजा बनने, तो चंद्रगुप्त पढ़ रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त तुम ही एक सच्चे आर्य हो, तुम ही एक सच्चे वीर हो, आज से तुम्हें धरती को संभालो। ऐसी घोषणा करते करते उसके शरीर के अंदर शीर्ण दौड़ गई थी चंद्रगुप्त के। उसके पिता समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने घोषणा की थी कि आज के बाद समुद्रगुप्त
तुम्हें मेरा राजकाज संभालोगे, तुम ही सत्यवादी हो, तुम इस धरती का शासन करो, आज से मैं तो सेवानिवृत्त होता हूं। ये घोषणा होते ही सारे खुश हो गए, लेकिन काचा और उसके बाकी भाई नाराज हो गए। तो कहते हैं इन्होंने समुद्रगुप्त को राजा के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया। कहते हैं इस षड्यंत्र में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा? 1 वर्ष तक कांसा और इनके भाइयों से निपटने के अंदर लगा। उत्तराधिकारी कोई प्रश्न आ गया कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी संघर्ष में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो अपने बड़े भाई कांसा से। कितना समय लगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद में समुद्रगुप्त ने सबको अपने रास्ते से हटा दिया। इतिहासकार कहते हैं 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक किसका शासन रहा? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसके शासन काल में कोई युद्ध नहीं आना चाहिए। भारतीय इतिहास में राजनीतिक और विजय के आधार पर अगर भारत का कोई स्वर्ण काल है, राजनीतिक एकीकरण और विजय के आधार पर भारत का कोई स्वर्ण काल माना जाता है, तो वो समुद्रगुप्त का काल है, वो माना जाएगा। कहते इतिहासकार कहते हैं कि इसने जितने युद्ध लड़े सारे युद्धों को इसने जीता था। जिस युद्ध के लिए भी निकल पड़ा वो सारे युद्ध, इसीलिए इतिहासकार इसे 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। समुद्रगुप्त का एक नाम है 100 युद्धों का विजेता। और एक विदेशी इतिहासकार है जिसका नाम है विंसेंट महोदय। तो ये कहते हैं कि ये भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना कि किसने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विंसेंट ने कहा। विंसेंट महोदय एक इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार। इन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। इसके अलावा इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे समुद्रगुप्त को धरणीबंध यानी धरती को बांधने वाला, कविराज, संगीतराज, परम भंडारक, ये भी उपाधि है इसकी। महाराजा धीराज, ये उपाधियां। अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? विंसेंट ने। समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, संगीतराज कहा जाता है, भंडारकर कहा जाता है, महाराजा धीराज कहा जाता है। कहते हैं समुद्रगुप्त और उससे समुद्रगुप्त गुप्तों के जो राजा है वो देवी पद्धति के आधार पर शासन करते थे। वो कहते थे कि हम हैं धरती पर ईश्वर के दूत हैं, भगवान के दूत हैं धरती पर। राजा लोग ये जो गुप्त राजा हुए वो कहते थे देवी आधार पर शासन करते थे। ये कहते थे हम धरती पर भगवान के दूत हैं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था गुप्त राजाओं को, और विशेष रूप से समुद्रगुप्त, क्योंकि इसने किसी से भी जो युद्ध लड़ा वो सारे युद्ध जीते ही जीते थे, और इसने एक विशाल साम्राज्य का मालिक बन गया था समुद्रगुप्त। ठीक है। फिर इन्होंने कब पढ़ा? 1834 में। अब प्रयाग प्रशस्ति है क्या, इसके बारे में देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके किस किस के वर्णन है, ये कब कहां से आई। मौर्य शासक हुए, गुप्तों से पहले तो मौर्य हुए ना। मौर्यों में सम्राट अशोक, सब जानते हैं अशोक के बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो सम्राट अशोक के जो 6 स्तंभ लेख हैं, 6 स्तंभ लेख हैं, उनमें से एक स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। अशोक के जो 6 स्तंभ लेख हैं उनमें से एक है प्रयाग प्रशस्ति।
ठीक है, इस पर है प्रयाग के संगम तट पर हुआ क्या था। प्रयाग के संगम तट पर अशोक ने एक किला बनवाया। सबसे पहले हुआ क्या था कि मौर्य सम्राट हुए अशोक, उन्होंने है प्रयागराज के अंदर प्रयाग का जो संगम तट है वहां पर एक किला बनाया। उस किले के अंदर ये है प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ एक स्तंभ बनाया जिसका नाम दिया अशोक स्तंभ। वापस सुन लेना, मौर्य सम्राट अशोक ने प्रयागराज में प्रयाग के जो संगम तट है वहां पर एक किला बनवाया था। उस किले के अंदर एक स्तंभ बनाया जिसे इतिहास में अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ के ये जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, ये 10.6 मीटर का था। कितना था? 10.6 मीटर का था। ये कब बनाया? 232 ईसा पूर्व। कब बनाया? 232 ईसा पूर्व। किसने? अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने प्रयाग में संगम तट पर एक किला बनाया। उस किले के अंदर एक स्तंभ बनाया जिसका नाम था अशोक स्तंभ। यह अशोक स्तंभ 10.6 मीटर ऊंचा था। ये 232 ईसा पूर्व को बनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर है इसके अलावा इस जो प्रयाग अशोक स्तंभ है इस पर 3 राजाओं के बारे में लिखा गया है। कितने राजाओं के बारे में? 3 राजाओं के बारे में। एक तो है मौर्यों के बारे में, एक है गुप्तों के बारे में और एक है मुगलों के बारे में। ठीक है, कोई पूछ ले कि अशोक स्तंभ पर किनका वर्णन है तो मौर्य सम्राट अशोक का वर्णन है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है और मुगल सम्राट जहांगीर, अकबर का बेटा था जहांगीर के राजतिलक के बारे में भी इस अशोक स्तंभ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं कि 200 ईस्वी के तकरीबन समथिंग 200 ईस्वी को जो समुद्रगुप्त है ना, ये समुद्रगुप्त अब हुआ क्या? सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक हुए। उन्होंने प्रयाग के अंदर जो संगम तट है, संगम तट पर एक किला बनाया। उस किले के अंदर एक स्तंभ लेख, एक थंबे आकार का बनाया ऐसे इस पर एक लेख खुदवाया। उस लेख का नाम दिया अशोक स्तंभ। ठीक है, जो 10.6 मीटर था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जो समुद्रगुप्त हुए, गुप्त राजा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 200 ईस्वी के तकरीबन इसको, ये कहां था? कौशाम्बी से प्रयाग लाया। पहले कहां था? कौशाम्बी में। कहां था? यहाँ ये तो प्रयाग के निकट संगम तट कौशाम्बी में था। वहां से समुद्रगुप्त कहां ले आए? प्रयाग। कहां ले आए? प्रयाग ले आए। ठीक है, यहां पर जब लाए तो इसका एक समुद्रगुप्त का एक दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का एक दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन। ये दरबारी भी था, मंत्री भी था, अधिकारी भी था समुद्रगुप्त का। इसने क्या किया? इसने है वो जो अशोक स्तंभ था ना, उस पर है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन किया। विजयों के बारे में वर्णन किया। ठीक है, विजयों के बारे में वर्णन किया। फिर है 1605 में। कब? 1605 में जब मुगल सम्राट जहांगीर ने है इस पर अपने राज तिलक के बारे में वर्णन करवाया। जहांगीर ने राज तिलक पहले है कौशाम्बी में अशोक ने अपने बारे में लिखा दिया। फिर है जब समुद्रगुप्त राजा बना 200 ईस्वी में, उसने वहां से वो मंगाया, ये प्रयाग मंगा दिया। प्रयाग में मंगा करके अपने मंत्री हरिसेन को कहा कि इस पर मेरे बारे में, मेरी विजय के बारे में लिखो। तो हरिसेन ने
इसकी विजय के बारे में वर्णन किया। फिर है जब मुगल सम्राट जहांगीर राजा बना तो 1605 में जहांगीर ने इस पर है अपने राजतले के बारे में वर्णन लिख दिया उसी अशोक स्तंभ पर। अब वो अशोक स्तंभ क्या बन गया? पर्याप्त प्रशस्ति। अब क्या बन गया? पर्याप्त प्रशस्ति। ठीक है, अब ये बन गया पर्याप्त प्रशस्ति। फिर है उसके बाद है 1800 में 1800 ईस्वी के अंदर हुआ क्या, एक घटना घटी कि अंग्रेजों का राज था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि उस किले की दीवार बना रहे थे। ठीक है, और ये जो पर्याप्त प्रशस्ति है थंबा था वो बीच में आ रहा था। किले की दीवार बनाने में ये किले की दीवार बना रहे थे और ये बीच में आ रहा था थंबा, तो अंग्रेजों ने उस थंबे को नीचे गिरा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थंबा था, बहुत ही बढ़िया इतिहास की जानकारी देने वाला लेख था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? नीचे गिरा दिया। फिर वापस ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर है 1838 में 1838 में वापस अंग्रेजों ने इसे स्थापित करवा दिया। यही पर्याप्त प्रशस्ति। आगे समझ में जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है ये पर्याप्त प्रशस्ति है। 3 राजाओं के बारे में लिखा गया है, मौर्य राजा अशोक के बारे में, गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में, मुगल राजा जहांगीर के बारे में। ठीक है, इस अब अपन पढ़ रहे हैं गुप्तों के बारे में, तो गुप्तों में अपन पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में पर्याप्त प्रशस्ति पर क्या क्या लिखा गया है वो देखते हैं। तो हमें शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त मैंने पहले ही बता दिया कि समुद्रगुप्त अपनी जीत के लिए जाना जाता है, विजय के लिए जाना जाता है, अपनी लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। कहते हैं उसके श्लोक आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, उसके घाव उसका श्रृंगार थे, शरीर पर बहुत सारे घाव रहते थे हमेशा, क्योंकि वो लगातार युद्धों में ही रहता था। इतिहासकार कहते हैं वो युद्धों का बड़ा शौकीन था, बहुत ही बड़ा शौकीन था युद्ध का। कोई भी युद्ध लड़ता और उस युद्ध को जीतता ही जीतता। इतने छोटे से राज्य से बड़ा और एक विशाल साम्राज्य का मालिक बन गया था समुद्रगुप्त। तो उसने कौन कौन सी जीत की? दक्षिण में उसने कौन किसको जीता, पश्चिम में उसने पूर्व में किसको जीता, विदेशियों को कैसे जीता, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अशोक की विजय, समुद्रगुप्त की विजयों में सबसे पहले आते हैं आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्रथम आर्यावर्त की विजय और एक है द्वितीय आर्यावर्त की विजय। ठीक है, आर्यावर्त की विजयों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रथम आर्यावर्त की विजय और एक है द्वितीय आर्यावर्त की विजय। प्रथम आर्यावर्त की विजय के अंदर उसने है 3 राजाओं को हराया। कितने राजाओं को हराया? 3। ये कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय में पहली बार कितने राजाओं को पराजित किया? 3। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे अच्युत, नागसेन, कोतपुलस। ये 3 राज्य थे। इनको सबसे पहले समुद्रगुप्त ने हराया था। कौन सा? अच्युत, नागसेन, कोतपुलस। इन 3 राजाओं को आर्यावर्त की प्रथम विजय के तहत हराया था, जिसका वर्णन पर्याप्त प्रशस्ति में मिलता है। अपने को कहां से पता चलता है? पर्याप्त इलाहाबाद की जो पर्याप्त प्रशस्ति है उसके अंदर लिखा है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी प्रथम विजय के तहत आर्यावर्त की विजय की थी। आर्यावर्त की विजय में जो प्रथम आर्यावर्त की विजय है उसमें उसने 3 राजा अच्युत, नागसेन और कोतपुलस को हराया था। अगर इसकी जानकारी की बात करें कि उसने कौन, हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक बहुत ही समुद्रगुप्त ने अपनी जितनी लड़ाइयां लड़ी उन सब लड़ाइयों में कोई न कोई नीति अपनाई थी, कोई न कोई नीति के तहत ही युद्ध किया था। ऐसे नहीं है किसी को कैसे गिराया था, किसी को कैसे नहीं, उसने बिल्कुल ताकि उस कोई गलती नहीं और
आने वाली लाखों पीढ़ियां याद रखें। आज हम समुद्रगुप्त को किस कारण याद रखते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, इसलिए हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने पहली आर्यावर्त विजय के अंदर 3 राजाओं को हराया, और 3 राजाओं को हराने में उसने एक नीति काम में ली थी, वो थी प्रश्नोधरण। प्रश्नोधरण नीति। ये प्रश्न पूछा गया है कि आर्यावर्त की प्रथम विजय में समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति का अनुसरण किया, तो प्रश्नोधरण नीति का अनुसरण किया। ये नीति क्या है, होती क्या है, इसका मतलब है सामने वाले को पूरी तरह नष्ट कर दो। जैसे मान लो समुद्रगुप्त ने अच्युतों पर हमला किया, अच्युतों पर हमला किया, अच्युतों को हरा दिया, हराने के बाद में उनके राज्य को खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब ये नहीं नाश कर देना, नहीं, उनका राज्य खत्म, और जो अच्युतों का राज्य था वो अपने राज्य में समुद्रगुप्त ने मिला दिया। ये नीति कहलाती है राजा पर हमला करो, हमला करके उसके राज्य को नष्ट कर दो और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की नीति कहलाती है प्रश्नोधरण की नीति। और जो इसका वर्णन मिलता है इतिहास में, इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, जो जिसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्तियां। 33 पंक्तियां हैं। उसमें पंक्ति नंबर 13 और 14, पंक्ति नंबर 13 और 14 के अंदर समुद्रगुप्त की आर्यावर्त की प्रथम विजय के बारे में लिखा गया है। वापस सुनो, आर्यावर्त की समुद्रगुप्त ने 2 विजय, प्रथम और द्वितीय। प्रथम विजय में उसने 3 राजाओं को हराया, अच्युत, नागसेन, कोटपुलक। उसको हराने में उसने कौन सी नीति? प्रश्नोधरण, यानी सामने वाले के राजा को हरा दो, उसको नष्ट कर दो, उसके राज्य को अपने अधीन कर लो, ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। कौन से में? प्रयाग प्रशस्ति में 13वीं और 14वीं पंक्ति में, ठीक है। द्वितीय जो आर्यावर्त की विजय है उसने 9 राजाओं को हराया। कितने? 9 राजा। कितने राजाओं को हराया? 9। चंद्रवंशी में कुछ खास नहीं है ये याद रखने की, इतने याद रख दो आप कि प्रथम में 3 राजाओं को हराया, द्वितीय के अंदर उसने 9 राजाओं को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। और यहां भी हराने के अंदर उसने वही नीति काम में ली, प्रश्नोधरण नीति, ठीक है। प्रथम जो विजय थी उसके अंदर भी प्रश्नोधरण नीति और द्वितीय विजय के अंदर भी प्रश्नोधरण नीति। मतलब सामने वाले से लड़ो, उसके राज्य को नष्ट करो, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला दो। ये नीति कहलाती है प्रश्नोधरण की नीति, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की पहली विजय आर्यावर्त की विजय, जिसमें प्रथम में 3 राज्यों को और द्वितीय में 9 राज्यों को हराया। और अब पूछे कि जो इसका वर्णन है कहां मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? 21वीं। 13वीं 14वीं पंक्ति में तो प्रथम विजय का, प्रथम आर्यावर्त विजय का, और 21वीं पंक्ति में द्वितीय आर्यावर्त विजय के बारे में वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार आर्यावर्त विजय में उन 9 राजाओं को हराया था और उनको हराने में कौन सी नीति काम में ली। ये ध्यान देना, प्रथम विजय में भी प्रश्नोधरण नीति, द्वितीय विजय में प्रश्नोधरण। प्रथम विजय के अंदर 13वीं 14वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है और द्वितीय विजय 21वीं पंक्ति में वर्णन है, ठीक है। अब आते हैं दक्षिणापथ विजय। कौन सी विजय? दक्षिणापथ विजय। पहली तो हो गई आर्यावर्त विजय, दूसरी हो गई दक्षिणापथ विजय। दक्षिणापथ विजय बस कितनों को हराया और कौन सी नीति, इतना, और किस जगह वर्णन है, बस इतना याद रखो। इसका वर्णन है दक्षिणापथ विजय का वर्णन 19वीं और 20वीं पंक्ति में, ठीक है। 13वीं और 14वीं पंक्ति में प्रथम विजय आर्यावर्त की,
21वीं पंक्ति में द्वितीय आर्यवर्त विजय और 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ विजय का परिणाम मिलता है। ये पर्याप्त प्रशस्ति की 33 पंक्तियां नहीं 33 लाइन है, उसमें 19वीं लाइन और 20वीं लाइन में दक्षिणापथ की विजय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब है दक्षिणापथ विजय के अंदर उसने है 12 राज्यों को हराया। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को उसने हराया था। 12 राज्यों को उसने दक्षिणापथ विजय में 12 राज्य थे उनको हराया था। इसके अंदर ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति मतलब ग्रहण करो, देखो ग्रहण मतलब किसी से कुछ लेना, मोक्ष यानी छोड़ देना, मुक्त कर देना, अनुग्रह यानी अधीन। मतलब इसने क्या किया, ये देखो जो आर्यवर्त की विजय थी ना, ये तो क्या था कि इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। किसकी? समुद्रगुप्त की। पाटलिपुत्र के नजदीक के जो आर्यवर्त क्षेत्र है, आर्यवर्त क्षेत्र है वो नजदीक है, आर्यवर्त क्षेत्र है वो नजदीक है। इस कारण है मैं बार बार आर्यवर्त कर रहा हूं ना, तो हिमालय और विंध्य पर्वत, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता था आर्यावर्त। कोई पूछ ले कि आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र, तो हिमालय और विंध्य पर्वत के जो बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता था आर्यावर्त। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये तो इसके नजदीक पड़ता था पाटलिपुत्र की, ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, इन राज्यों को तो आर्यावर्त के 9 और 3 दोनों 12 राज्य थे, उनको पहले तीनों को हराया, फिर 9 को हराया और अपने राज्य में मिला दिया। लेकिन जैसे ही वो हरा करके दक्षिण की तरफ बढ़ा, समुद्रगुप्त नीचे की तरफ, भारत का जो ये हिस्सा है इसकी तरफ बढ़ा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये है आर्यावर्त है यहाँ, और यहाँ था इस समुद्रगुप्त का राज्य, तो ये तो नजदीक पड़ता था इसके। ठीक है, तो इसको तो इसने अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, अब ये जैसे ही उधर बढ़ा तो इसने क्या किया, इन राज्यों को हराया तो जरूर था, हराने के बाद में इनके राज्यों को वापस लौटा दिया। दक्षिण के राजाओं को हराना शुरू किया, 12 राजाओं को हराया, राजा को हराता, लड़ाई करता, हराता, हराने के बाद में उसको कहता इधर देख, आज के बाद तुम क्या करेगा, तेरा राज्य एक शर्त पे तेरे को लौटा सकता हूं। कैसे? तो इसने कहा कि तुम क्या करोगे, मेरे को एक तो टैक्स दोगे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कहा एक तो मेरे को टैक्स, और साल में 2 बार मेरे पास आना, साल में 2 बार मेरे दरबार में आना और मेरे को हाजिरी ठोकना। अब इतिहासकार क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि समुद्रगुप्त बड़ा दूरदर्शी था। क्यों? क्योंकि ये पाटलिपुत्र यहाँ है, पाटलिपुत्र, और यहां से यहाँ बहुत दूर है। अब ये यहाँ बैठकर यहाँ का राजनीति संभाल सकता, कभी भी यहाँ विद्रोह कर सकते थे, इसीलिए इसने इन राज्यों के अंदर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। मतलब सामने वाले राजा को हराओ, उन हरा करके उनसे टैक्स वसूलो, उनकी अपनी अधीनता स्वीकार करवाओ। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि दक्षिणापथ विजय में उसने कितने राजाओं को हराया, 12 राजाओं। कौन सी नीति के तहत? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत। किसने? समुद्रगुप्त ने। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के आधार पर उसने 12 दक्षिण के राज्यों को हराया। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना, जैसे यहाँ कई बार पूछा गया है कि वो कौन कौन से 12 राज्य थे, उन 12 राज्यों के नाम क्या थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा देख लेना। जैसे कौशल का राजा था महेंद्र, कौशल का राजा था महेंद्र, वेंगी का राजा था हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र का राजा था कुबेर। 2-3 याद रखने ना, जैसे कौशल का राजा कौन? महेंद्र, वेंगी का राजा हस्तिवर्मन, कौन? हस्तिवर्मन या हस्तिवर्मा का, वो हस्तिवर्मन या हस्तिवर्मा एक ही है। कौशल का महेंद्र, वेंगी का हस्तिवर्मा और देवराष्ट्र का कुबेर। देवराष्ट्र का कौन?
कुबेर। अवमूल का नीलराज, अवमूल का कौन? नीलराज। और पालक का उदयसेन, पालक का कौन? उदयसेन। और कुछ स्थल का है धनंजय, कुछ स्थल का कौन? धनंजय। कांची का विष्णुगुप्त। और अरंडपल का है दमन। और कुट्टूर का है स्वामी भट्ट। और पृष्ठपुर का है महेंद्रगिरी। और महाकांत का है विक्रराज। दो चार, एक तो महाकांत का राज, महाकांत का कौन? विक्रराज। एक कौशल का वेंगी का हस्तिवर्मन, ठीक है। देवराष्ट्र का कुबेर। दो चार नाम याद रख लेना, बहुत है तुम्हारे लिए। इतना वैसे देख लिया, आपने पूछेंगे नहीं। अब है एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। अब है आठवीं राज्यों की विजय। दक्षिण पत्ती हो गई। अब आते हैं आठवीं राज्यों की विजय। ये आदिवासी क्षेत्र थे। इसका वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर। अशोक के 13वें शिलालेख में 8 राज्यों का वर्णन किया गया है कि 8 राज्यों का उल्लेख, कोई पूछ ले कि 8 राज्यों का उल्लेख इतिहास में और कहां मिलता है, तो अशोक के 13वें स्तंभ लेख से ये, या 13वें शिलालेख से वर्णन मिलता है। अब इसका वर्णन कहां मिलता है? इसका वर्णन 21वीं पंक्ति में। कहां मिलता है? 21वीं पंक्ति में, ठीक है। 21वीं पंक्ति। अब ये 8वीं क्षेत्र था कौन सा? भाई कौन सा क्षेत्र है वो 8वीं क्षेत्र कहलाता है? तो यूपी के अंदर जगह है गाजीपुर। कौन सी जगह? गाजीपुर। गाजीपुर। और पश्चिमी मालवा के पास का जो क्षेत्र है, गाजीपुर और पश्चिमी मालवा के पास का जो क्षेत्र है वो कहलाता था 8वीं राज्य, ठीक है। यूपी का गाजीपुर और पश्चिमी मालवा का जो क्षेत्र है वो कहलाता था 8वीं क्षेत्र, ठीक है। इस 8वीं क्षेत्र के राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराया। इसका वर्णन 21वीं प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है। अब इसको हराने के लिए है, हाँ, इसको हराने के लिए एक नीति अपनाई थी, परिचारीकृत नीति। परिचारीकृत नीति। अब परिचारीकृत, ये हिंदी का शब्द है परिचारक। परिचारक मतलब सेवक। परिचारक का मतलब क्या होता है? सेवक।